और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के मेंबर हैं, तो उस सब के जो नियम है, जो उस सबके रहने के तौर तरीके हैं, वो स्टूडेंट्स में इनकलकेट करने के लिए हमें सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाना आवश्यक है। और इसी के साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करता है, इसीलिए हम इस विषय को अपने करिकुलम में ऐड करते हैं। अब इसकी नेचर क्या है, तो आप इस पीपीटी में भी ये देख रहे होंगे कि इसकी जो सब्जेक्ट की नेचर है वो ह्यूमन रिलेशनशिप, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी, और उसके साथ साथ ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट्स। कई बार ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे विषयों की क्या कोई खिचड़ी बनाई हमने, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मेन जो बेस है वो मनुष्य है, यानी मनुष्य की जो भी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में बहुत सारे उसके एस्पेक्ट है लाइफ के, चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, चाहे वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि मनुष्य का मन भी तो हम अध्ययन का एक विषय है। तो मनुष्य की मन से जो संबंधित क्रियाएं हैं, उसके भूगोल से संबंधित, जो आसपास के पर्यावरण से संबंधित, उसकी आर्थिक गतिविधियां, उसकी राजनीतिक गतिविधियां, और उसका जो भी पार्टिसिपेशन है, वो सब इसके अध्ययन का विषय कहलाता है। इसलिए ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है, और जिसके लिए हम इसको सभी डिसिप्लिन्स में के द्वारा हम इसको बच्चों को क्लियर करते हैं, ताकि उसको ये समझ आए स्टूडेंट को कि हम किस तरह से अपने समाज के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे। हम एक नागरिक के रूप में हमारा क्या रोल है, एक अर्थव्यवस्था के रूप में हम जब एक कह सकते हैं कि जब कर्म प्रधान नागरिक बनेंगे, जब हम जॉब करेंगे या जब हम कोई कार्य करेंगे, उस समय हमारा क्या दायित्व होगा, तब हमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा समाज क्या कहता है, क्योंकि समाज में रहने के भी अपने मूल्य हैं, अपने तौर तरीके हैं, और उनको फॉलो करना हर विद्यार्थी के लिए, हर नागरिक के लिए आवश्यक है। इसलिए हम इस विषय को पढ़ाना अनिवार्य समझते हैं, और इसका जो मतलब बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है ये, क्योंकि आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो शायद यही एक विषय ऐसा है जो व्यक्ति को नागरिक बनाने का प्रयास करता है, एक सजग नागरिक, कि वो अपने आसपास की दुनिया से समझ उसमें विकसित हो, कहाँ समस्याएं हैं, कहाँ चुनौतियां हैं, कहाँ संभावनाएं हैं, वो सब जानकारी इसी विषय के द्वारा विद्यार्थी में इनकलकेट होती है। क्योंकि बाकी सब विषय तो अपने विषय के बारे में बात करते हैं, ये विषय उन विषयों के साथ साथ एक नागरिकता के गुणों के विकास की भी बात करता है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी सोशल साइंस विषय जो है वो किस रूप में डेवलप किया जाता है, तो आपको जब हम ये बात करते हैं, अभी आपने जो नया हमारी बुक्स आई या एनईपी 2020 के रिगार्डिंग जब आप बात करें, तो हमारा ये विषय बहुत ज्यादा इस रूप में कह सकते हैं महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब हमारी, आपने देखा एनईपी 2020 में कि भाई अब ये नियम लागू किया जा रहा है कि भाई बच्चे को मातृभाषा का में पढ़ाया जाए, उस पर बहुत ज्यादा बर्डन ना डाला जाए, उसको इस रूप में एक नागरिक बनाया जाए कि वो अपनी आसपास की दुनिया से भी, और एनईपी 2005 में भी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था उसमें भी ये बात हुई थी कि भी बच्चे को उसकी जो समाज की समस्याएं हैं, उसके आसपास की जो समस्याएं हैं, उनसे भी परिचित कराया जाना चाहिए, ताकि वो उनके समाधान में अपना योगदान दे सके। क्योंकि उससे पहले जब वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया उस 2005, उससे पहले ये एक भारत के करिकुलम के लिए ये एक धारणा थी, और जो एक बहुत पुराने शिक्षाविद रहे पावलो फ्रेरे,
उनका ये कहना था कि भारत का जो शिक्षा का मॉडल है वो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन है। यानी हम सिर्फ सूचनाएँ बच्चों के दिमाग में भरते हैं कि भई हमारे पूर्वजों ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, नेहरू जी ने क्या किया देश के लिए, कैसे हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। यानी बहुत अलग-अलग तरह की सूचनाएँ, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे राजनीति से संबंधित हो या समाज से संबंधित कि भी राजा राम मोहन राय ने क्या किया। तो हम बच्चों को कहीं इंडिया में करिकुलम में ये नहीं हमने ऐड किया कि भई हमारी वर्तमान स्थिति क्या है, हम किन-किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उन्होंने पाब्लो फ्रेरे ने ये सजेस्ट किया था कि भई हमारा जो एजुकेशन का मॉडल होना चाहिए वो बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन है, उसकी जगह मॉडल होना चाहिए आत्मा के सबलीकरण का मॉडल, जिसमें हम बच्चों को ये बताएँ कि आज की समाज की चुनौतियाँ क्या हैं? हम किस पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहे हैं? हम किस राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहे हैं? हमारा क्यों जो एक दलीय सरकार का पैटर्न था, उसको बहुदलीय सरकार में क्यों हमने परिवर्तित किया? और आज अगर हम एक दलीय सरकार भारत में जिस तरह से फिर से वापस आई और अब फिर से हम बहुदलीय सरकार के सेटअप में हैं, तो बच्चे को ये परिवर्तन हमें समझाना चाहिए और ये सिर्फ इसी विषय के तहत आप बच्चों को बेसिकली जो डेवलपमेंट है वो हम इसमें कर सकते हैं। तो जो डेमोक्रेसी है, जो हमारा सेक्युलरिज्म है, जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारा सोशलिज्म है, जो समाजवाद की संकल्पना भारत के लिए थी, वो सब हम बच्चों को और हमारी जो कल्चर है, एक रिच कल्चर जो हमारे समाज का भारत की पहचान है, हमारी जो भी संस्कृति है जिसको आज विदेशी संस्कृति धारक लोग भी जिसको फॉलो कर रहे हैं, उसको विद्यार्थियों तक पहुँचाने का प्रयास अगर कोई विषय करता है, तो वो सामाजिक विज्ञान विषय है। और इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत रिच है और इसके साथ-साथ एक बात और है कि हम इस विषय में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं कर रहे, जो समाज क्योंकि आप जानते हैं समाज एक परिवर्तनशील इकाई है और परिवर्तन एक आवश्यक प्रक्रिया है। तो जो-जो पक्ष में परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन के कारण हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के कारण है, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन के कारण है, जितनी भी हमारी परिवर्तन की प्रक्रियाएँ हैं, वो सब हम इस विषय के माध्यम से हम बच्चों को बता सकते हैं, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हम बच्चों तक ये बात पहुँचा सकते हैं। जैसे अभी एक समाजशास्त्र की मैं विद्यार्थी हूँ, तो बच्चों को मुझे पढ़ाना था कि व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है। तो अब बच्चों को अगर मैं सिर्फ सैद्धांतिक रूप से पढ़ाती तो शायद वो उसको सैद्धांतिक रूप से ही समझने की कोशिश करते और कुछ हो सकता है ना भी समझते। तो मैंने जो आज आप न्यूज़पेपर देखते हैं, इतने सारे साइबर क्राइम और इतने सारे जो हमारा डमी कैंडिडेट का या पेपर लीक होने का जो सिस्टम डेवलप हो रहा है, मतलब एक तरह से गलत प्रक्रियाएँ जो घटित हो रही हैं और एक समस्या का जिसने रूप ले लिया है समाज में, मैंने उन न्यूज़पेपर की कटिंग्स के माध्यम से उस न्यूज़पेपर से बच्चों को ये बताया कि भई ये व्हाइट कॉलर क्राइम है जिसमें किसी का के साथ कोई मारपीट नहीं हुई लेकिन ऐसी स्थिति जनरेट हो जाती है, व्यक्ति किस-किस तरह से धोखे का शिकार हो रहा है आज समाज में। तो ये विषय हमें इस रूप में एक टीचर को स्वतंत्रता देता है कि वो आस-पास में होने वाले परिवर्तनों को भी समाज तक पहुँचाने का प्रयास करे और विद्यार्थियों तक पहुँचाए जो आने वाले नागरिक हैं, ताकि वो ये समझ सकें कि हम किस समस्याओं से आज जूझ रहे हैं। अब इसके बाद बात आती है कि जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, उसके कंसर्न क्या है या वो कैसे मतलब क्यों हम इसको बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश में हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा समाज बहुत हद तक क्या डेवलप करना चाहता है और इसके साथ-साथ आप लोगों ने नाम सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना? धारणीय विकास लक्ष्य 2030
2015 में निर्धारित किए गए पूरे विश्व के लिए 17 ये गोल्स हैं या ये लक्ष्य हैं, जिसके लिए ये डिसाइड किया गया कि हमें अगर अपने विश्व को रहने योग्य, मनुष्य के रहने योग्य बनाए रखना है, तो हमें ये सब परिवर्तन करने होंगे। उसमें सबसे पहली बात थी कि गरीबी को दूर किया जाए। उसमें अगली बात की गई कि इक्वालिटी लाई जाए, यानी लैंगिक विभिन्नता को दूर किया जाए। उसमें ये बात थी कि एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सबको दी जाए, यानी ये वो पर्यावरण संरक्षण किया जाए, ऊर्जा के जो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं उनको ढूंढा जाए। तो ये जो आज आप परिस्थिति देख रहे हैं ईरान के साथ, या जो इजराइल और अमेरिका और जो इतने सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, चाहे वो गैस को लेकर है, चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर है, वो सब हमें ये क्लियर करती है कि हम कैसे, अगर हम ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज नहीं ढूंढेंगे, तो हम अपने विश्व को या इन समस्याओं को हम और अधिक बढ़ता हुआ देखेंगे और शायद हम उन सब क्राइसिस से अपने आप को निकाल भी ना पाए। अभी आपने देखा जैसे ही गैस की प्रॉब्लम शुरू हुई, तो सभी इंडक्शन चूल्हा लेने चले और 2 दिन में पेपर में आया कि 1.5 लाख इंडक्शन जो है वो सेल आउट हुए। आप सोचिए कि अब हम तो भारत के लोग हैं और चूल्हे की रोटी खाना आज अगर हमें ये प्रेफर करना पड़े तो कोई मुश्किल काम नहीं है कि हम, क्योंकि आज भी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो ये सब जो समस्याएं हैं, चाहे वो पर्यावरण को लेकर, चाहे वो लैंगिक विभिन्नता को लेकर, चाहे वो गरीबी को लेकर, चाहे वो शिक्षा के सार्वभौमिकरण को लेकर, और भी बहुत सारी ऐसी तमाम समस्याओं को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ध्यान रखा गया और उसको ध्यान में रखते हुए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 2030 तक हम इनको प्राप्त कर लें और पूरे विश्व ने इसमें अपनी सहमति जताई। आप सोचिए आज 2026 मार्च जाने वाला है और अभी हमने पिछले वर्ष 2024 में हमने इसके लिए G20 एक सम्मेलन भी आयोजित किया था अपने यहाँ दिल्ली में, और उसमें ये निर्धारित लक्ष्य जो हैं उनकी एक तरह से रिव्यू मीटिंग हुई कि भाई हम कहाँ तक हमने लक्ष्यों को प्राप्त किया। तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों में जागरूकता विकसित करने के लिए केवल और केवल एकमात्र विषय जो है वो सामाजिक विज्ञान है, जो हमें इसके लिए बच्चों को तैयार करता है। अब इसके बाद बात आती है कि हम ये जो विषय है ये इस रूप में सोसाइटी को किस तरह से डेवलप करना चाहता है, एक जहाँ शांति हो, जहाँ सामंजस्य हो, जहाँ सहयोग हो, जहाँ विभिन्न समस्याओं से जूझने की क्षमता हो या इच्छा हो। क्षमता तो शायद मैं कहना ठीक नहीं है, इच्छा होनी जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान चाहे तो सब कुछ हो सकता है ना। अब इसके बाद जो बात आती है कि इसके कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं जो इसको हेल्प कर रहे हैं। तो जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं, पहला विषय हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री के बिना हम अपने बेस को कैसे समझेंगे, हम कैसे जानेंगे कि हम आज जिस सिचुएशन में हैं वहां तक हम कैसे पहुंचे। तो हमें इसलिए बच्चों को इतिहास से परिचित कराना अनिवार्य है और हम इसके लिए इस विषय को हिस्ट्री को इसमें, क्योंकि मनुष्य के इतिहास का अध्ययन हम सिर्फ इतिहास विषय के माध्यम से कर सकते हैं कि भाई हमने कैसे स्वतंत्रता प्राप्त की या हमारी जो विकास की प्रगति थी वो किस तरह से यहाँ तक विकास यात्रा पहुंची है कि आज हमने चांद पर भी विजय प्राप्त कर ली, है ना। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हमें ये बताता है कि हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हम कैसे
उनको यूज़ कर रहे हैं और कैसे मिसयूज़ कर रहे हैं। आज जो हम बात करते हैं कि इतना अधिक हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ कर चुके हैं, हम इतना अ, पेड़ों का जंगल काट के कंक्रीट का जंगल तैयार कर चुके हैं, तो एनवायरनमेंट की जो नीड है, अगर वो हमारी इतनी सारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, तो एनवायरनमेंट की नीड्स को भी पूरा करना मनुष्य का दायित्व बनता है और उसके लिए हमें बच्चों को अवेयर करना ज़रूरी है। किस तरह से हम इसको अवेयर करें, किस तरह से हम बच्चों में ये वैल्यूज़ इनकलकेट करें कि और आप जानते हैं कि हमारी भारत की संस्कृति तो प्रकृति को ईश्वर की तरह पूजती है। और शायद हमारे जो बुजुर्ग थे या हमारा जो संस्कृति के संरक्षण में अगर हम सोचें, इतने सारे आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि हमारे जो वेद लिखने वाले थे या हमारा जो समाज का निर्माण करने वाले थे, उन्होंने हमारी प्रकृति के संरक्षण के लिए ही तो सभी वस्तुओं को, चाहे वो पीपल है, चाहे वो सूर्य है, चाहे वो चंद्रमा है, चाहे वो तुलसी है, सबको धर्म के साथ जोड़ा ताकि हम उसके संरक्षण में अपना योगदान देते रहें। हम उन्हें पूजेंगे तो हम उनका नुकसान नहीं करेंगे, हम उनको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और आप सोचिए हम कहाँ-कहाँ, किस-किस चीज़ों को हमारी प्रकृति के किन-किन चीज़ों को, चाहे वो गाय है, चाहे वो हम तुलसी की बात कर रहे हैं, यानी हर चीज़, चाहे वो पानी है, चाहे वो चंद्रमा है, चाहे वो धरती है, हम सबकी पूजा करते हैं और इस पूजा के पीछे जो वैज्ञानिक कारक है वो है संस्कृति का संरक्षण और संस्कृति के साथ अपना लिंक जनरेट करना कि हम उससे जुड़े हुए हैं। हमें अगर प्रकृति के साथ हम अगर अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, तो हम उसको नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। जैसे हम अपने परिवार से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। उसी प्रकार अगर हम प्रकृति को अपने परिवार का हिस्सा मान लें, तो हम उसको भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। तो ये हमारे पूर्वजों ने कितना सोच समझकर इन सब चीज़ों को हमारे धर्म के साथ जोड़ दिया, हमारे विभिन्न क्रियाकलापों के साथ जोड़ दिया। आप सोचिए कि 25 दिसंबर अगर क्रिसमस डे तो हमेशा एक फिक्स डे पे आता है, पर हमारी ईद कभी एक निर्धारित तिथि पर नहीं होती, हमारी दिवाली कभी निर्धारित तिथि पर नहीं होती, ये सब चंद्रमा की कलाओं पर डिसाइड होता है। तो ये क्या? ये सिस्टम हमारे प्रकृति को हमसे जोड़ता है ना? हम ये मानते हैं, हम सभी पूरे भारतवर्ष में इस सबको अब जैसे कल ही चैत्र नवरात्रे शुरू हुए और हमारा वर्ष प्रारंभ हुआ, है ना? हिंदू वर्ष और उसमें आप देखिए कि कहाँ-कहाँ सब जगह इसको अलग-अलग रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो साउथ में है, अब जैसे कल गणगौर भी है और ईद भी है। तो ये हमारी जो संस्कृति, हमारी जो धर्मनिरपेक्ष जो विशेषता है, उन सबको हम इसी के द्वारा विद्यार्थियों तक पहुँचाते हैं। फिर तीसरा विषय पॉलिटिकल साइंस जो आप अच्छे से जानते हैं कि डेमोक्रेसी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं 1 मिनट। 1 मिनट वेट कीजिएगा।
अब जो हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस, तो जो हम अभी हमारे प्रमुख अधिकार जो हर नागरिक को प्राप्त है, हम उसके बारे में बात करते हैं। चाहे वो डेमोक्रेसी है, चाहे वो इक्वालिटी है, लिबर्टी है, जस्टिस है, सभी को समानता का अधिकार है, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। और इन सब के साथ-साथ जो भारत की प्रमुख विचारधारा है, धर्मनिरपेक्षता, उसके बारे में हम इस विषय को का उपयोग जो है वो अपने सामाजिक विज्ञान विषय में करते हैं। इसके साथ जो अगला विषय प्रमुख है वो है इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र, जिसमें हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जितने भी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि और किसी विषय के तहत हम 10th तक जब बच्चे को हमें एक नागरिक के रूप में डेवलप करना है, तो हम यही जानकारी उसको वहाँ देना आवश्यक समझते हैं, क्योंकि वैसे तो इकोनॉमिक्स एक अलग विषय के रूप में 11th में बच्चा पढ़ता है, तो यहाँ हम उसको ये सब और साथ में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहाँ-कहाँ है, ये भी हमें बताना ज़रूरी है। अब इसके बाद बात आती है कि जो हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उससे हम किस तरह से कनेक्टेड हैं। तो ये बात आती है अप्रोचेस टू टीचिंग सोशल साइंस, यानी ये एक इंटरडिसिप्लिनरी, मैंने आपसे कहा कि ये एक बहुत सारे विषयों की एक कह सकते हैं प्रॉपर एक ज्ञान की शाखा है, जिसमें हम स्टूडेंट को ये बता रहे हैं कि वो किस तरह से अपने विषय को जाने और अपने आसपास के संबंधित जानकारी को उसमें हम इनकलकेट करें, वैल्यूज को इनकलकेट करें, ताकि वो इन सब के बारे में सजग हो सके। अब जो मेन इसकी बात आती है कि हम बच्चे में किस तरह से एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच डेवलप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपसे बात की कि जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, ये क्या अप्रोच रखता है? ये लर्नर सेंट्रिक अप्रोच रखता है, यानी विद्यार्थी, क्योंकि मेन जो अप्रोचेस हैं वो या तो टीचर सेंट्रिक है, यानी अध्यापक आधारित है, या विद्यार्थी आधारित है। तो विद्यार्थी आधारित जो अप्रोच है वो यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि हम बच्चे को उसके सोशल एनवायरनमेंट से संबंधित हम उसको जानकारी दे सकें। और आप जो अभी अपना सिलेबस देखते हैं, जो आप अपना बुक्स देखते हैं, उसमें डिफरेंट कार्टून्स के साथ, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ बात को, सिद्धांतों को क्लियर किया गया है। उससे ये बात समझ में आती है कि हम स्टूडेंट को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भई आपको कैसे ये इस तरह की जो घटनाएँ समाज में घटित हो रही हैं, वो आप कैसे उनको फ़ॉलो कर सकते हो या कैसे उनको समझ सकते हो। दूसरी बात ये कि यहाँ हम क्रिएटिविटी को एनकरेज करते हैं, यानी विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को और उसकी हाई ऑर्डर थिंकिंग को, यानी हमें इस विषय के द्वारा हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे में सोचने और विचार करने की क्षमता विकसित हो। यानी जब तक आप, मैंने आपसे कहा कि पाब्लो फ्रेरे ने भी ये बात की कि भई हमें आत्मा के सबलीकरण के मॉडल के थ्रू हमें एजुकेशन देनी चाहिए, यानी हम बच्चे को आस-पास की समस्याओं के बारे में सजग करें। तो जब आप ये सजगता उसमें विकसित कर रहे हैं, जब वो आप उसको जानकारी प्रदान कर रहे हैं, तो वो ज़रूर इस बारे में क्वेरी उसके दिमाग में उत्पन्न होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वो उसको दूर करने के लिए सोचेगा कि भई ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत सारे तरीकों के द्वारा अभी हम आगे बात करेंगे कि हम किन-किन तरीकों से सोशल साइंस सब्जेक्ट में ये प्रक्रिया विकसित कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टीचिंग मेथड्स हैं, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो, चाहे वो अ प्रोजेक्ट मेथड हो, या हम बात करें जो आपका कल आप रीना मैम भी आपकी क्लास ली, उन्होंने पेडागोजी ऑफ साइंस की, तो आपने उसमें भी जाना कि 5E मॉडल, जिससे आपको अपने जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको लेसन प्लान उसी से ही बनाने होंगे।
तो उन सब के द्वारा हम विद्यार्थियों की जो समझ थिंकिंग जो हम विकसित करते हैं, करने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि केवल व्याख्यान विधि के द्वारा जो अभी इस समय मैं फॉलो कर रही हूँ जिसको, कि आप सिर्फ सुन रहे हैं और पता नहीं कितने विद्यार्थी सुन रहे हैं और क्लास में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बार-बार क्लास से लेफ्ट हो रहे हैं और क्लास जॉइन कर रहे हैं और बहुत कम विद्यार्थियों ने क्लास जॉइन कर रखी है। उससे समझ में आ रहा है कि हम खुद अगर नहीं चाह रहे कि हमें एक समस्या समाधान क्षमता विकसित हम करना चाहें, तो विद्यार्थी भी तभी कर पाएँगे। लेकिन अभी जो आपकी क्लासेस इग्नू ने ऑर्गेनाइज़ की हैं, उनका मकसद यही है कि आप लोग घर बैठे ये तैयारी कर सकें कि आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, आपको अपने असाइनमेंट्स में क्या करना है, आपको आपके विषय के बारे में जानकारी हो सके कि आप क्या विषय पढ़ रहे हैं। लेकिन इसी मकसद से ये क्लासेस आयोजित की जा रही हैं और उसी के तहत जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं, तो सोशल साइंस सब्जेक्ट तो एक तरह से कह सकते हैं एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से ज़्यादा इसका जो नेचर है, वो व्यवहारिक है, क्योंकि हम व्यवहार में उन सब गतिविधियों को अपनी लाइफ में जीते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चाहे वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है। तो इसके बारे में विद्यार्थियों को सजग करना पहले से ज़रूरी है ताकि वो अपने मताधिकार का उचित प्रयोग कर सके, वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को प्रॉपरली मैनेज कर सके और इसीलिए यहाँ पे और जो आस-पास की समस्याएँ हैं, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी एक सामाजिक समस्या है। अब अगर हम बच्चे को इसके बारे में अवेयर करेंगे तभी तो हम उसका दृष्टिकोण विकसित कर पाएँगे, यानी एटीट्यूड डेवलप करना ज़रूरी है विद्यार्थियों का कि वो जेंडर इनइक्वालिटी को फॉलो ना करे। वो बालक-बालिका में भेद को के बारे में समझे कि भई दोनों को बराबर अधिकार है और कॉन्स्टिट्यूशन ने जब बालक और बालिका को समान अधिकार दिए हैं, तो फिर समाज में भेदभाव क्यों? जब शिक्षा के स्तर पर उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है, जब और किसी स्तर पर भेदभाव नहीं है, तो हमें समाज में भी ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए। इसी तरह से जो हम बात करते हैं चाइल्ड लेबर की, तो ये जब हम अगर ये सजग करें बच्चों को और इसके साथ-साथ एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे एनवायरनमेंट को लेकर है, कि विद्यार्थियों में ये एटीट्यूड डेवलप करना कि भई पॉल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है। तो ये छोटी-छोटी जानकारी, छोटी-छोटी बातों में हम विद्यार्थी की एटीट्यूड को एक बिल्डअप टीचर ही उसको बिल्डअप करता है, सही और गलत की पहचान वही दे सकता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, आपको पानी को संरक्षित करना है, आपको ऊर्जा का संरक्षण करना है, आपको प्रदूषण नहीं फैलाना है, चाहे वो वायु प्रदूषण है, चाहे वो जल प्रदूषण है। तो इन सब के लिए हम छोटी-छोटी समाधान देकर हम विद्यार्थियों में ये सब विशेषताएँ इस विषय के द्वारा डेवलप करना चाहते हैं। अब बात आती है कि भई जो हम इसके पेडागोजिकल एस्पेक्ट पे अगर हम ध्यान दें, जो आपकी अ, इसका जो चैलेंजेज़ है, वो ये है कि हमारा जो टेक्स्ट बुक है, जो हमारी करिकुलम जो तैयार किया जाता है। अब करिकुलम क्या होता है? देखिए 2 वर्ड है, एक है करिकुलम और एक है सिलेबस। सिलेबस वो जो हम हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग डिसाइड करते हैं। 1 सेकंड मैं ब्रेक ले रही हूँ।
हाँ, इसके बाद जो मैं बात कर रही थी पेडागोजिकल इश्यूज की, तो जो हमारा करिकुलम और टेक्स्ट बुक ये सिलेबस की बात हो रही थी, तो करिकुलम वो होता है जो अपने पूरे स्कूल के जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको हम जिसमें इनकलकेट करते हैं, चाहे वो सोशल साइंस है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, वो सब। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक की, यानी सिर्फ सिलेबस की। तो उसको कैसा होना चाहिए, सजेस्टिव होना चाहिए, यानी हम क्या करें, हमें कैसे अपने आसपास के पर्यावरण को सुधारना है, हमें कैसे अपनी समस्याओं को दूर करना है, इस तरह के सजेस्टिव एस्पेक्ट उस पर ऐड होने चाहिए। दूसरी बात ये कि एक्शन रिसर्च जो आपके इग्नू के बीएड का भी एक आवश्यक अंग है, एक्शन रिसर्च, उस तरह की एक्टिविटीज इसमें हमें इनकलकेट करनी चाहिए, मतलब ऐड होनी चाहिए। एक्शन रिसर्च से ये मतलब होता है कि जैसे आप एक टीचर हैं और टीचर के रूप में आप विद्यार्थियों की छोटी-छोटी कई अलग-अलग समस्याओं से जूझते हैं, चाहे वो उनकी अनुपस्थिति को लेकर है, चाहे उनके होमवर्क को लेकर है, चाहे उनके क्लास में अटेंटिव ना रहने को लेकर है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लासरूम जो है उसमें बहुत सारी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और हर विद्यार्थी अलग-अलग अपनी विशेषता रखता है और हर विद्यार्थी की अपनी-अपनी अलग-अलग कमजोरियां भी होती हैं। तो उनको पहचानते हुए हम टीचर जो है कोई ना कोई ऐसा मान लीजिए कोई एक स्पेशल चाइल्ड आपकी क्लास में है, 1 है या 4 है या 2 है, आप उनकी समस्या को जानने का प्रयास करते हैं, उनके पेरेंट्स से, उनके साथियों से, भई ये बच्चा ऐसा क्यों करता है? क्यों नहीं ये होमवर्क करके लाता है? क्यों नहीं ये स्कूल टाइम से आता है? तो ये सब अगर आप उसके लिए कोई रेमेडी तैयार करते हैं या आप ये सोचते हैं कि भई मुझे इस समस्या को दूर करना है, तो उसको हम एक्शन रिसर्च का नाम देते हैं। उस एक्शन रिसर्च को हमें अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड करना ज़रूरी है, तभी विद्यार्थी जो हैं वो वास्तव में एक इस विषय के लिए अटेंटिव हो पाएँगे। हम इस तरह के कई कार्य इसमें ऐड करें। उसके साथ-साथ विद्यार्थियों के खुद के अनुभव भी हमें इसमें लर्नर ओन एक्सपीरियंस जो है वो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को ऐड ऑन करते हैं, यानी उसमें वृद्धि करते हैं। क्योंकि अगर आप विद्यार्थी से कोई अवसर दें कि भई आप बताओ अगर ऐसी स्थिति में आप होते तो आप क्या करते? मतलब आपने कोई भी एक सिचुएशन उसके सामने रखी, जैसे एक बार एक ऐसा सेशन हुआ था, इसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में रखते हैं। ये एक मेथड है आपको टीचिंग मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। उसमें ये बात थी कि भई एक विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखी गई कि भई आप सब किसी ट्रिप पर गए हैं और उस ट्रिप पर रात को जब आपको घर पहुँच जाना चाहिए था, आपकी बस शाम के 6 साढ़े 6 बजे खराब हो गई रास्ते में। अब आप क्या करेंगे? आप एक सामान की लिस्ट बनाएँ कि भई कौन-कौन सा ऐसा सामान है जो आपके पास होना चाहिए उस समय, ताकि आप रात को वहाँ पे प्रॉपरली रह सकें, वेट कर सकें कि भई गाड़ी ठीक होगी और तभी आप अपने घर पहुँच पाएँगे। तो विद्यार्थियों ने सबने अपनी-अपनी अलग-अलग लिस्ट बनाई और फिर हमने उसको सॉर्ट आउट किया कि भई कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो सभी ने लिखी। तो किसी ने टॉर्च लिखा, किसी ने खाना लिखा, किसी ने पानी लिखा, किसी ने रेडियो लिखा क्योंकि उस समय मोबाइल का ज़माना नहीं था। तो सबने अलग-अलग बातों को लिखा। तो ये सब जो यहाँ पे हम विद्यार्थी को महत्व दे रहे हैं, यानी ये एक लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है, जिसमें हमने विद्यार्थी से ये जानने का प्रयास किया भी आप अगर ऐसी किसी स्थिति में होंगे, तो आप क्या करेंगे? और हमने उनसे जवाब माँगा। तो विद्यार्थी उस परिस्थिति में अपने आप को महसूस करता है और वो ये सोचता है भी टीचर मेरी बात सुन रहा है। क्योंकि आजकल तो टीचर हम अगर बच्चों को अवसर दें, तो ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट
सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए और भी सब्जेक्ट के लिए हो जाता है। तो यहाँ ये पेडागोजिकल जो चेंज है वो हमें करना ज़रूरी है। उसके साथ-साथ हमारा क्लासरूम जो है वो पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, यानी डेमोक्रेटिक क्लासरूम हो। ये नहीं है कि भई आमतौर पे क्या होता है कि क्लास में 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत नॉटी भी होते हैं और वो शार्प माइंड भी होते हैं और वो आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। तो टीचर भी उन्हीं से पूछ लेता है, भैया तुम बताओ। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो वो बच्चे भी तुरंत क्योंकि जवाब देते हैं। तो आप भी उन्हीं को अवसर देंगे कि भई ये सही जवाब देगा बच्चा। लेकिन उससे क्या होता है कि बाकी जो बच्चे जवाब नहीं देते हैं वो फिर देंगे भी नहीं। तो हमें अपना क्लासरूम ऐसा रखना चाहिए डेमोक्रेटिक। जब हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी की विशेषताएँ उनमें ऐड करना चाहते हैं, तो हमें इसी तरह की अपनी क्लासरूम को भी बनाना होगा कि सभी उसमें पार्टिसिपेट करें और हम उनसे बात करें और हम उनसे क्वेश्चनिंग करें सभी से। सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएँ, जैसे हमारे संविधान की विशेषता है, वही हमारे क्लास की भी विशेषता होनी ज़रूरी है। तो ये एक ज़रूरी एस्पेक्ट है और हमारे जो सोशल साइंस का टीचर है उसको प्रोफेशनली डेवलप होना चाहिए, यानी उसमें ये सब विशेषताएँ एसेंशियल है ताकि वो खुद अगर बायस नहीं होगा, तभी वो इन सब विशेषताओं को पूरा कर पाएगा। अब बात आती है कि इसकी की इश्यूज क्या हैं? तो सबसे पहली बात कि हमें जो नॉलेज है वो केवल टेक्स्ट बुक पर आधारित नहीं रहनी चाहिए। हम अपनी किताब से बाहर की जिंदगी के बारे में भी विद्यार्थी को परिचित कराएं। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा, न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया अब एक बहुत बड़ा साधन है आपके पास, जिसको आप अपने पढ़ाई में, आप अपनी टीचिंग में उसको यूज कर सकते हैं और वो ऑथेंटिक है। आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप न्यूज़पेपर की कटिंग, और उसके लिए कोई आपको बहुत पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल न्यूज़पेपर की कटिंग को ही अगर बच्चों को दिखा के उसको वर्तमान से जोड़ दें कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ाया आज उसकी क्या सिचुएशन है, उसमें क्या चेंज आ रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि परिवर्तन इस सब्जेक्ट की एक आवश्यक प्रक्रिया है। हमें उसको अपने विषय को डिलीवर करते समय हमें ऐड करना जरूरी है कि हम सिर्फ ये नहीं बताएं भी पहले ऐसा हो रहा था। आपने वो बता दिया, लेकिन वर्तमान स्थिति भी आप उसको बताएं कि ये अब सिचुएशन है। अब उसके बाद जो अगली बात आती है कि हम जो हमारी जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है, हम उसमें भी बच्चों को एवरीडे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चनिंग हमें करनी चाहिए। यानी अभी क्या होता है, आप जब अभी लेसन प्लानिंग करेंगे तो अभी आपके इस लेक्चर में भी बात आएगी लेसन प्लानिंग की। तो हमारे को जो हमारा बीएड का पैटर्न है, या आप जब बोर्ड के पेपर बनाते हैं तब भी आपने, और क्योंकि आप में से कई विद्यार्थियों ने बीएसटीसी लगभग सभी ने की होगी, डीएलएड किया हुआ होगा, तो आपने भी लेसन प्लानिंग की होगी और आप जानते हैं लेसन प्लानिंग का फर्स्ट जो एस्पेक्ट है वो है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। और ऑब्जेक्टिव में जब आप नॉलेज के ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हैं तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद आप एप्लीकेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो एप्लीकेशन यानी हम विद्यार्थी से ये जानना चाहते हैं कि भाई तुम ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाओगे। तो जब हम यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो और हम उसका जब मूल्यांकन कर रहे हैं, तो मूल्यांकन प्रक्रिया में भी हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाने चाहिए। तभी विद्यार्थी अपने आप को उस परिस्थिति में महसूस कर सकेगा, वो उसके साथ अपने आप को जोड़ सकेगा। क्योंकि बच्चे का जुड़ाव अगर नहीं होगा, जैसे मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। घटना क्या, ये एक एक्सपीरियंस टीचिंग लाइफ का है कि एक विद्यार्थी को प्रोजेक्ट मेथड से लेसन बनाने को दिया गया
और उसने इतना बेहतर तरीके से लेसन प्लान बनाया कि उन्होंने क्या किया कि जैसे मान लीजिए भारत के पड़ोसी देश उनको लेसन पढ़ाना था, तो उन्होंने भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, अपनी क्लास को उतने ही ग्रुप में बाँट दिया और उन ग्रुप्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए, एक उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि भई आपको अपने पड़ोसी देश का नाम, उसकी राजधानी, उसका जो ध्वज है वो आपको उसकी प्रमुख जो फसलें हैं उसका जो मुद्रा है, उसके राष्ट्रीय पर्व क्या हैं, वहाँ की मुख्य भाषा क्या है, ये सब, ये पॉइंट्स टीचर ने दिए कि आपको ये पूरे ग्रुप को 7 या 8 बच्चों का जो ग्रुप है, आपको ये सब इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है और उसके बाद आप एक-एक फाइल तैयार करेंगे और आप में से एक व्यक्ति, आप एक विद्यार्थी जो है वो इसको यहाँ प्रेज़ेंट करेगा। तो 5 बच्चों को और ये 1 वीक का उनको टाइम दे दिया गया। अब आप सोचिए कि अगर ये टॉपिक टीचर थ्योरेटिकल रूप में पढ़ाता, तो बच्चों का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही नहीं। अब जब प्रोजेक्ट मेथड से बच्चों को पढ़ाया गया, तो बच्चों में उसके लिए बहुत उत्साह था कि भई हम ये सब एक तो फाइल बहुत अच्छे से हमें प्रिपेयर करनी है। हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो सर ने माँगी है, वो हम प्रॉपरली उसमें डिस्प्ले करेंगे। हम उसको मतलब डेकोरेट करेंगे कि भई हमारी फाइल सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो सभी बच्चे अपनी-अपनी तरफ से उन्होंने वो जानकारी इकट्ठी की। हालाँकि ये जब प्रोजेक्ट दिया गया था तब वो जानकारी तब गूगल बाबा नहीं थे उनके पास, तो बहुत मुश्किल था वो जानकारी इकट्ठी करना। लेकिन विद्यार्थियों ने वो जानकारी एकत्रित करके और वो सभी ने प्रोजेक्ट तैयार किया। 1 सेकंड रुकिए। है ना? और 5th सेम में डाल दो उसके। बस केवल 5th सेम ना? इंग्लिश के। तो ये जो प्रोजेक्ट बना, उस प्रोजेक्ट ने उन सब बच्चों में उस विषय, उस टॉपिक के बारे में इतना उत्साह डेवलप कर दिया कि उनको वास्तव में उन बच्चों को महसूस हुआ कि हमने अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी पा ली, हमें ये टॉपिक जो है वो प्रॉपरली तैयार हो गया, सभी ने शेयर किया अपनी इंफॉर्मेशन को। तो ये जो तरीका था, ये पूरी क्लास को एक तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से कुछ पढ़ाना, कुछ समझाना और उनको शेयरिंग सिखाई। क्योंकि आज एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे विचार आपस में एक-दूसरे से शेयर नहीं करते। तो वो शेयरिंग, थॉट्स को एक्सेप्ट करना, थॉट्स को शेयर करना और क्लासरूम में सभी को समान रूप से कार्य वितरण करना, ये एक सामाजिक विज्ञान के टीचर का दायित्व बनता है ताकि वो जो समाज में हम जिस तरह के नागरिक विकसित करना चाहते हैं, वो सब विशेषताएँ क्लासरूम में डेवलप हो सकें,
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्लास की डाइवर्सिटी को समझें, हम क्लास की नीड्स को समझें और वहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से एक माहौल बनाया जाए क्लासरूम का। उसके बाद जो अगला एस्पेक्ट आता है सोशल साइंस में वो है टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड रिसोर्सेज। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन-कौन से मेथड्स हैं जो सोशल साइंस में मेनली यूज किए जाते हैं। आप इस पीपीटी में देख रहे हैं। पहली बात हो रही है टीचर सेंटर्ड मेथड्स की। तो जो अभी मेथड चल रहा है, हम लेक्चर मेथड की बात कर रहे हैं। साइंस के स्टूडेंट, क्योंकि आप में से कुछ विद्यार्थी साइंस के भी होंगे, तो वहाँ हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यूज करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं उसको। फिर क्वेश्चनिंग, जो समय से बीच-बीच में हम प्रश्न करते हैं। उसके बाद यहाँ पे यानी ये जो टीचर सेंटर मेथड्स हैं, वो टीचर वहाँ ज़्यादा इफेक्टिव होता है और स्टूडेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना रोल नहीं निभा पाता, वहाँ टीचर का ही रोल अधिक रहता है। दूसरी जो बात कर रहे हैं लर्नर सेंटर्ड, जो आज हमारे एजुकेशन का बेस बनता जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहला जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी प्रोजेक्ट मेथड की, वही लिखा हुआ है प्रोजेक्ट वर्क। दूसरा है फील्ड वर्क, है ना? फील्ड वर्क भी आप जानते हैं कि जो हम विद्यार्थी को खासकर ज्योग्राफी सब्जेक्ट में हम विद्यार्थी को जो फील्ड में जाकर जो इन्फॉर्मेशन उसको इकट्ठी करने को कहा कहते हैं और वो उसको पूरा करता है, वो इसके अंतर्गत आता है। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी हमने बच्चे को एक समस्या उसके सामने रखी और हमने उसको उस अपने विचार प्रस्तुत करने का उसको अवसर दिया कि भी आपके अनुसार आप इस विधि को कैसे, आप इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं या कौन-कौन से ऐसे आपके पास तरीके हो सकते हैं, आप कौन-सी विधि इसमें अपना सकते हैं। आपने फ़िल्म देखी होगी, एक फ़िल्म आई थी नायक, है ना? अनिल कपूर की फ़िल्म थी और उसमें ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो था वो पूरी तरह से एग्ज़ीक्यूट किया गया था कि भई एक दिन का आपको अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो उसने सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया एक ही दिन में अनिल कपूर ने। तो वो एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को बहुत अच्छे से वो फ़िल्म एक्सप्लेन करती है। फिर बात आती है स्क्रैप बुक की कि विद्यार्थी किसी टॉपिक पे हमने उसको जैसा प्रोजेक्ट के रूप में या कोई एक रिपोर्ट तैयार करने को दिया, तो वो अपने विचार से, वो अपने स्किल से वो कैसे प्रेज़ेंट करता है, इसका भी मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ कि जब हमारे यहाँ आप बीएड कर रहे हैं और आपके इसमें भी एक पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, वो आप भी पढ़ेंगे, अभी जब एग्ज़ाम वगैरह देंगे तो और आपने डीएलएड में भी पढ़ा होगा बच्चे और बचपन, है ना? तो यानी जब साइकोलॉजी के रूप में जब आप अपना पेपर तैयार करते हैं, तो वहाँ कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हैं, जो कि विद्या बच जो व्यक्ति है उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता को, उसकी पर्सनैलिटी को स्पष्ट करता है। तो उसमें एक टेस्ट है टीएटी टेस्ट, है ना? वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो कुछ विद्यार्थियों को जब ये टीएटी टेस्ट करने को दिया गया, हमारे अपने कॉलेज में, तो सभी विद्यार्थियों ने, और उसमें क्या है सिर्फ पिक्चर्स हैं, 8 पिक्चर्स हैं, 8 या 14। उन पिक्चर्स को आपको एक्सप्लेन करना है, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स हैं वो कि भई ये पिक्चर क्या कह रही है। तो सभी ने अपने-अपने तरीके से ये बताने की कोशिश की भी इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है कि भई कोई एक लेडी खड़ी है, वो बहुत निराश लग रही है, मतलब जो भी उसके दिमाग में आया। अब एक विद्यार्थी था, वो कवि था, उसने उस 8 पिक्चर्स को 8 कविताओं के रूप से में एक्सप्रेस किया। तो ये विद्यार्थी की अपनी सृजनात्मकता है, अपनी क्षमता है, अपनी उसकी इंटरेस्ट है, उसका वे ऑफ थिंकिंग है कि वो कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप अगर विद्यार्थी को अवसर देते हैं तो वो अपनी जो सृजनात्मकता है, जो उसमें
काबिलियत है वो उसको सामने स्पष्ट करता है। फिर जो थर्ड टाइप के जो टीचिंग मेथड है वो है ग्रुप सेंटर्ड मेथड, जिसमें हम बात कर रहे हैं डिस्कशन मेथड की या डिबेट की, और पैनल डिस्कशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग। यानी ये कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो कोलिब्रेटिव थिंकिंग को या सामूहिकता को विकसित करते हैं। अब मैं आपसे अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की बात कर रही थी, एक उदाहरण उसका मेरे सामने ये भी आया कि एक बार एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में ये दे दिया गया विद्यार्थियों को, मतलब कॉलेज लेवल के विद्यार्थी थे, कि भाई आपने अपने जीवन में कोई अच्छा काम कब किया। सबको एक एक पेपर दे दिया गया और ये कहा गया कि सब अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस लिख कर दीजिए कि आपने किसी के लिए, मतलब किसी अनजान व्यक्ति के लिए कोई अच्छा काम कब किया। अब आप भी सोचिएगा इस क्लास के बाद, जब आप ये सोचेंगे तो आपको बहुत बहुत सोचना पड़ेगा कि भाई हमने निस्वार्थ भाव से कब किसकी मदद की थी, क्योंकि आज की भागदौड़ की जिंदगी में हमारे पास समय ही नहीं है कि हम किसी की निस्वार्थ भाव से मदद कर पाए, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भाई अपने काम से ही हम फ्री नहीं हो पाते हैं, तो हम कहाँ किसी की मदद करने जा पाएंगे। तो हम ऐसा कर ही नहीं पाते, चाह कर भी नहीं कर पाते। तो सबने, विद्यार्थियों ने, और विद्यार्थी जीवन में तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि वो लोग तो आजकल एक तो सोशल मीडिया पे इतने बिजी हैं कि उनको टाइम ही नहीं है। क्यों, सही कह रही हूँ कि नहीं मैं? हेलो, यस मैम। सही बात है कि नहीं ये? जी सही मैम। बात है हाँ। है ना? तो जब हमने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आयोजित किया और हमने विद्यार्थियों से ये जानने की कोशिश की कि भाई आप बताइए आपने कोई अच्छा काम कब किया, तो बहुत मुश्किल हुई और 8-10 विद्यार्थी कुछ लिखकर लाए, कोशिश की उन्होंने। तो बाकी सबको ये महसूस हुआ कि भाई हमें भी कोई अच्छा काम करना चाहिए, हमें भी किसी की मदद करनी चाहिए। तो ये जो ग्रुप सेंटर्ड मेथड है, यहाँ ये इसलिए आवश्यक होता है कि हम ग्रुप में एक दूसरे की बात को सुन सकें, उसको एक्सेप्ट कर सकें और उसको अपने जीवन में फॉलो भी कर सकें कि भी क्या सही है, सही और गलत में पहचान हो सके। इसलिए ये ग्रुप सेंटर्ड मेथड को यूज किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। और आज के जो कॉन्टेक्स्ट में तो ये और भी ज्यादा जरूरी होता जा रहा है, क्योंकि सभी अपनी अपनी जो सीमाएं हैं उसमें बंद होते जा रहे हैं। मतलब हम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की लाइफ जी रहे हैं, हम वास्तविक सामाजिकता तो हम में खत्म ही होती जा रही है। चाहे वो, अब तो होली के रंग भी व्हाट्सएप के थ्रू पहुंच जाते हैं, दिवाली के पटाखे भी व्हाट्सएप के थ्रू पहुंच जाते हैं। अब वो रामा श्यामा और वो सब तो बंद ही हो गया है। तो ये सामाजिकता का विकास शायद इन ग्रुप सेंटर्ड मेथड के थ्रू ही हो सकता है। फिर जो चौथा टाइप है वो आईसीटी और अन्य रिसोर्सेज को लेकर है कि भाई हमें चार्ट्स, मैप्स, ग्लोब, अब आप खुद टीचर हैं और आप ये जानते हैं कि इन सब को भी यूज करना कितना जरूरी है, डिफरेंट आईसीटी टूल्स। और उसके साथ साथ कम्युनिटी, यानी हमारा, क्योंकि समाज शास्त्र या सामाजिक विज्ञान की तो प्रयोगशाला, लैब नहीं है, समुदाय है, समाज ही है। तो वो समाज भी हमारे लिए एक रिसोर्स है, हमारे लिए एक सहायक सामग्री है कि हम विद्यार्थी को वो आसपास, अब आप सोचिए हम ये कहें कि भाई हवा महल ऐसा दिखता है, हम फोटो में दिखा दें और हवा महल बच्चा अगर सामने देखेगा तो वो उसको महसूस करेगा ना कि भाई क्या एक ये पुराना एक वो बनाया गया पहचान हमारे जयपुर की जिससे है, हवा महल, वो क्या विशेषता रखता है, वो खुद देखेगा तभी तो उसको पहचान पाएगा। तो चाहे वो इतिहास है, चाहे वो ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज हैं, या हमारे समाज की विभिन्न घटनाएं जो घटित हो रही हैं, हम विद्यार्थी को अगर वो महसूस कराएं तो वो ज्यादा आवश्यक प्रक्रिया में शामिल होता है। फिर बात आती है कि ये जो टीचिंग मेथड्स हैं, इसके बारे में ही इस अगली स्लाइड में जो मैं आपसे बात कर रही थी वो सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है।
उसके बाद जो हमारा फोर्थ एस्पेक्ट आता है वो है प्लानिंग। अब यहाँ प्लानिंग में देखिए आप क्या-क्या प्लान आपको भी करना होगा। पहली तो बात है एनुअल प्लान की। अब एनुअल प्लान तो आप जब स्कूल में हैं आप जानते हैं कि आप हर वर्ष एक एनुअल प्लान तैयार करते हैं और वो आप अपनी एक तरह से शिविरा पंचांग भी एनुअल प्लान ही है, वो आपको तैयार करके दिया जाता है कि भाई आपको किस हिसाब से अपना पूरा वर्ष जो है वो किस तरह से आपको एग्जीक्यूट करना है, आपकी कब एग्जामिनेशन होंगे, कब मिड टर्म्स होंगे, कब हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, आप कैसे सिलेबस को आपको कवर करना है, आपको उसी रूप में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना? उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट प्लान की। वो भी आप क्योंकि आपने डीएलएड किया है सबने, तो आप इसको अच्छे से जानते हैं कि यूनिट प्लान क्या बताता है। यूनिट प्लान आपको एक्सप्लेन करता है कि आप किन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को लेकर ये टॉपिक पढ़ाएंगे। क्या कंटेंट होगा आपका और क्या मेथड आप यूज करेंगे, कौन सी टीचिंग एड यूज करेंगे। मैम माइक ऑन नहीं है आपका। सॉरी। मैं आपसे ये कह रही थी कि जब आप यूनिट प्लान के बाद जब लेसन प्लान की बात हो रही है, तो लेसन प्लान आपको यहाँ पे डीएलएड में आपने जो लेसन प्लान बनाए थे वो लेक्चर मेथड के बेस पे बनाए होंगे। यहाँ आपको जो लेसन प्लान बनाने हैं वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से बनाने हैं, यानी 5E मॉडल से। अब ये 5E क्या है? एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट और इवेल्युएट, यानी 5E यहाँ पे आ रहे हैं। और ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड है जिसमें आपको ये बताया जाएगा, आप ये बताएंगे कि बच्चों को कैसे आपको पहले एंगेज करना है, यानी उसकी भूमिका कैसे बनानी है आपको, है ना? आप क्या तरीका अपनाएंगे, आप क्या चाहे वो आप न्यूज़पेपर के थ्रू बात कर रहे हैं, चाहे आप अपने कंटेंट के थ्रू बात कर रहे हैं, आप उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं, आप किसी परिभाषा के द्वारा बता रहे हैं, आप किसी मिलते-जुलते पद्य के द्वारा, जब हिंदी की बात हो रही है तो वो आप पढ़ाएं। तो यहाँ पे स्टूडेंट को आपको पढ़ने के लिए तैयार करना है ना? और उसके बाद उसको ये बताना है कि उसको क्या ढूंढना है, उसको क्या एक्सप्लोर करना है और उसके बाद वो उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा। तो मतलब टीचर को एक फेलिसिटेटर के रूप में इस मेथड में अपना रोल निभाना है। बच्चा खुद उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, उसको एक्सप्लेन करेगा और फिर उसको आपके सामने प्रस्तुत करेगा। आप उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे कि और जो उसमें कुछ कमी रह गई बच्चे के बताने में, आप उसको ऐड ऑन करेंगे। तो ये
कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से ही आपको अपने बीएड में 20-20 लेसन दोनों सब्जेक्ट में आपको बनाने होंगे। जब आप लोग वर्कशॉप के लिए अपने-अपने स्टडी सेंटर पे जाएँगे, तो आपको ये अच्छे से बताया भी जाएगा, सब्जेक्ट वाइज़ आपसे बनवाए भी जाएँगे और आपको अपने जो वर्कशॉप रिपोर्ट होगी, है ना? उसमें आपको ये एक-एक लेसन प्लान बना के ऐड करना होगा ताकि आप प्रॉपरली सीख सकें। तो ये एक ज़रूरी एस्पेक्ट है और फिर प्लानिंग में एक जो एस्पेक्ट आता है वो है को-करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी जो डिफरेंट डिबेट्स हों, एक्सकर्शन यानी आप जो बच्चों को विजिट पे ले जाते हैं, है ना? या हम क्विज करें या हम कुछ कल्चरल प्रोग्राम क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे स्कूल करिकुलम में और हमारे विद्यार्थियों में जो सोशल वैल्यूज हैं, जो सामूहिकता की भावना का विकास करने के लिए जो इस कदम उठाए जाते हैं, उसमें ये कल्चरल प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। हम वहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे विभिन्न त्योहार, हमारे विभिन्न जो समाज में जो तरीके हैं, जो हमें एक सामूहिकता की भावना का हम में विकास करते हैं, उसकी शुरुआत विद्यालय में इसी प्रकार के प्रोग्राम्स के द्वारा की जाती है, ताकि हम एक साथ मनोरंजन भी कर रहे हैं, तो हमारा साथ रहने का गुण विकसित हो रहा है और ये सब सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको हम यहाँ पे एक प्लानिंग में हम इसको शामिल करते हैं। तो आप जानते हैं आपके यहाँ भी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इसी रूप में प्लान की जाती होंगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है वो 5E मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है, जो मैंने आपसे बताया एंगेज यानी कैप्चर अटेंशन एंड एक्टिवेट प्रायर नॉलेज विद द हुक एक्टिविटी यानी बच्चे को तैयार करना कि भई आपको क्या करना है। आपने पहले उनको ग्रुप्स में बाँट दिया अपनी क्लास को और फिर बच्चों को उस टॉपिक के बारे में आपने सजग किया, आपने उसको एक्टिवेट किया। जैसे जब हम इडली बना रहे हैं तो इनो डाल के एक्टिवेट करते हैं ना उसको, तो ये इनो का काम आपको करना है, एंगेज करना है बच्चे को ये अब वो जो मटेरियल है वो आप कैसे करोगे? वो थॉट आप कैसे डेवलप करोगे? जैसे मैं आपसे बात कर रही थी ना ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की, तो उसी में एक क्वेश्चन ये भी बच्चों से पूछा गया प्राइमरी स्कूल के बच्चों से कि भई आपके अकॉर्डिंग स्कूल कैसा होना चाहिए? तो बच्चे जो थे वो आप जानते हो छोटे बच्चे आप खुद डील करते होंगे कि छोटे बच्चे तो स्कूल आना ही नहीं चाहते। वो सुबह-सुबह उनको नींद से उठाना, उनको स्कूल भेजना, तो माता-पिता को भी बड़ी परेशानी होती है और बच्चे तो बहुत ही बेचारे दुखी स्थिति में कुछ तो खुश-खुश जाते हैं, बाकी तो ऑटो में भी उनको नींद आ रही होती है बच्चों को। तो बड़ी समस्या वाली स्थिति होती है, तो बच्चे बोले स्कूल होना ही नहीं चाहिए। कुछ बच्चे बोले हम क्यों जाएँ रोज़ स्कूल, स्कूल को हमारे घर आना चाहिए। कुछ बच्चे बोले कि स्कूल जो है वो बस जब हमें ज़रूरत हो हम तभी स्कूल जाएँ। तो आप सोचिए कि बच्चों के इस बातों को सुनकर चल विद्यालय की स्थापना हुई। राजस्थान के अजमेर राज्य से हमने अजमेर जिले से इसको स्टार्ट किया और जो बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते उन कच्ची बस्तियों के आसपास स्कूल बस का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि भी वहां पे ऐसी बसेस चलाई जाएं चल विद्यालय के तहत कि वो बच्चे उसमें बस में एक टीचर भी हो, ब्लैक बोर्ड भी हो, बुक्स भी हो, लिखने के लिए स्लेट भी हो और बच्चे वहां जो स्कूल नहीं आ पाते उन कच्ची बस्तियों के पास वो बसेस खड़ी रहें सुबह ताकि वो बच्चे जो पढ़ने चाहते हैं लेकिन वो नहीं जा पा रहे स्कूल, उनके पेरेंट्स उनको नहीं भेज रहे, तो वो बच्चे उस स्कूल में आके पढ़ सकते हैं निःशुल्क। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप हुआ? उन बच्चों के जवाब से कि भी स्कूल हमारे घर आना चाहिए। तो जी स्कूल भी घर आ गया क्योंकि हमें शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। तो बच्चों के
विचारों को आपको कैसे बाहर निकालने का प्रयास करना है, उनको इसके लिए एंगेज करना। फिर दूसरी बात आती है एक्सप्लोर। स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कवर थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, यानी यहाँ बच्चे एक्सप्लोर करेंगे आपने जो पॉइंट्स उनको दिए वो उसके तहत क्या उनको खोजना है, और फिर वो उसको एक्सप्लेन करेंगे, अपनी जो भी उनकी फाइंडिंग्स हैं वो टीचर से एक्सप्लेन करेंगे, टीचर से शेयर करेंगे, और टीचर उसको बताएगा कि भाई आपने कहाँ आपने सही जानकारी एकत्रित की है, कहाँ उसमें कुछ कमी है, उसमें ये ऐड ऑन करिए आप, और फिर आप उसको इवेलुएट करेंगे, क्योंकि सारे ग्रुप्स तो एक जैसा काम करेंगे नहीं, आपने सारे ग्रुप्स को अलग अलग काम देना है, तो सब अपने अपने काम को अलग अलग रूप में आपको प्रस्तुत करेंगे और आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बच्चे को सोचने की क्षमता विकसित करने के लिए तैयार करते हैं, कि वो इस बारे में विचार करे कि क्या हमें करना है। तो जो टॉपिक है उसके बारे में बच्चा खुद उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और जब वो किसी काम में इन्वॉल्व है तो वो काम प्रॉपर होगा ही। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है असेसमेंट एंड इवोल्यूशन इन सोशल साइंस। अब ये एक प्रक्रिया आप जानते हैं, आप खुद असेसमेंट का पार्ट रहे हैं। देखिए पहले पहले जो मूल्यांकन था वो केवल मात्रात्मक मूल्यांकन होता था, अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो गुणात्मक मूल्यांकन भी साथ में है, यानी हम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के थ्रू हम बच्चे का मूल्यांकन ना करें, वो जितनी गतिविधियों में इन्वॉल्व है उन सबके बेस पे हम उसका मूल्यांकन करते हैं। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, जब सीसी पैटर्न लागू हुआ तो ये सब एस्पेक्ट उसमें ऐड हुए कि विद्यार्थी का हमें पूरी तरह से मूल्यांकन करना चाहिए, उसकी विभिन्न गतिविधियों का, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले रहा है, चाहे वो अपने आप को कोई प्रोजेक्ट बना के दे रहा है, चाहे वो असाइनमेंट्स दे रहा है, चाहे वो किसी रूप में एनएसएस में या एनसीसी में पार्ट कर रहा है, स्काउट एंड गाइड में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, उन सब के लिए भी हमें उसको असेसमेंट में ऐड करना चाहिए, यानी बच्चे की एक्टिविटीज भी यहाँ पे मैटर करती हैं। तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स जो है, टर्म एंड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, क्विजेज हैं, और सबसे बड़ी बात ऑब्जर्वेशन, क्योंकि टीचर के ऑब्जर्वेशन से कोई स्टूडेंट नहीं बच पाता, कि भाई वो हर टीचर को पता होता है कि उसकी क्लास का कौन बच्चा किस तरह के एटीट्यूड को रखता है। कुछ बच्चे हेल्पिंग एटीट्यूड रखते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, भैया काम से किस तरह से बचा जाए, कैसे रास्ता काट लिया जाए, कैसे दूसरे को इन्वॉल्व करा के और खुद अपने आप को बचा लिया जाए। तो टीचर की ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो बहुत इस असेसमेंट में महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। तो ये सब जो असेसमेंट है वो भी आवश्यक अंग है, और इसके मैंने कुछ, आप देख रहे हैं कि कुछ स्ट्रेटेजीज जो सीसी पैटर्न यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन जो है, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रही थी, फिर पोर्टफोलियो असेसमेंट, यानी यहाँ पे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, कि भाई वो जो भी काम कर रहा है उसका असेसमेंट करना भाई क्या। और पोर्टफोलियो में क्या होता है कि विद्यार्थी को ये बताया जाता है कि भाई यहाँ पे हम सिर्फ मार्क नहीं देते, ग्रेड देते हैं, है ना, ABCD, कि भाई आपको अगर जैसे आपका इग्नू में भी तो ग्रेडिंग सिस्टम है, तो हमने उसको ग्रेड दिया और हमने उसको बताया कि भाई आपको A मिला है क्योंकि आपने ये काम प्रॉपरली किया है, आपको B इसलिए मिला कि आपने इतना काम ठीक किया लेकिन उसमें ये थोड़ी सी कमी थी, C आपको इसलिए मिला, यानी हम यहाँ पोर्टफोलियो में विद्यार्थी को ये भी बताते हैं कि तुम्हारी कहाँ किस पक्ष में कुछ कमी थी, अगर आप उसको आगे अगली बार अगर ठीक कर लेंगे तो वो आपका ग्रेड भी सुधर सकता है। और फिर उसके बाद पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, यानी
बच्चे के बारे में उसके साथी समूह से भी उसकी जानकारी लेना कि भी वो क्या कर रहा है ना। और उसके बाद ओपन बुक एग्जाम, हालांकि ये अभी स्कूल सिस्टम में अभी ऐड नहीं हुआ है बहुत हद तक कि हम ओपन बुक सिस्टम को अप्लाई कर पाए, लेकिन ये भी एक इसका एस्पेक्ट है। अब इसके साथ साथ आईसीटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं, अभी आईसीटी वैसे शायद आप लोगों के उसमें अब कुछ ऐड होती जा रही है, लेकिन अभी बहुत हद तक हमारी जो सीमाएं हैं हम इसको नहीं अभी ऐड कर पा रहे हैं पूरी तरह से अपने स्कूल सिस्टम में। तो यहाँ हमारी ये जो वो है खत्म होता है ये आज की जो वार्तालाप है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि भाई आप लोगों ने कुछ समझा, सुना, या सिर्फ क्लास ऑन करके और आपने इसको कंप्लीट कर लिया। हेलो, यस मैम। बताइए।